हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। सबसे पहले तो सॉरी, कल बिना बताए गायब हो गए थे। एक्चुअली मैं अचानक से घर जाना पड़ गया था। तो 26 और 27 दोनों दिन का करंट अफेयर आज ही की वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। और आज और कल मिला करके 2 दिनों में 26 तारीख वाला करंट अफेयर का सारा कंटेंट कवर कर लेंगे हम लोग। आज 15 क्वेश्चंस लिए गए हैं। एंड तक देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ, बहुत ज़्यादा कंटेंट के साथ है, तो एंड तक आप जरूर देखना। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग रोजाना की तरह कल का रिवीजन करते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत सरकार ने अपनी कूटनीतिक प्रयासों के तहत 7 टीमें बनाई हुई हैं, प्रतिनिधिमंडल बनाए हुए हैं, जिसमें 59 सदस्य हैं टोटल मिलाकर। ये सब 32 प्रमुख देशों में जाएंगे, जो इंडिया फ्रेंडली कंट्रीज हैं वहां पर जाएंगे, और ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ ये पूरी जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर कैसे चला करके भारत ने पाकिस्तानियों को सबक सिखाया, ये भी दिखाया जाएगा। पाकिस्तान कैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाता है, ये भी बताया जाएगा। भारत के चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटा करके 1200 कर दी है, जिससे सुचारू रूप से मतदान प्रक्रिया हो सके। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है। ये मॉरिशस का ही द्वीप था। 22 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शौर्य चक्र 33 प्रदान किए और 6 कीर्ति चक्र प्रदान किए थे राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। ये वीरता पुरस्कार होता है जो सेनाओं को दिया जाता है। किस राज्य सरकार ने भारत की विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया था। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अगले 5 वर्षों के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बताया था 6.4%। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट डे पढ़ा था आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप का पहला गोल्ड जीता कनक ने, जर्मनी के सुहल में 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने जीता था। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, नई दिल्ली में यह आयोजित हुआ। कोंकण रेलवे अब फाइनली भारतीय रेलवे में मर्ज हो गई है, और कोंकण रेलवे की स्थापना 1990 में की गई थी। 1998 में आकर इसका प्रचालन शुरू हो गया था। ये टॉप 9 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे लास्ट डे से, जिनका आपने रिवीजन कर लिया है। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। इसकी क्विज पीडीएफ सब आपको एमजेटी ऐप पर दे दी जाएगी, तो वहां से आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? थायराइड थायराइड दिवस थायराइड ग्रंथि में होता है, और ये आयोडीन की कमी से होता है। ये दिवस साथियों इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है 25 मई को प्रत्येक वर्ष। थायराइड रोग के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए और इसके इलाज को बढ़ावा देने के लिए, जिससे लोग इसका अगर हो तो पहचान सके रोग को और इसका जाकर इलाज करा पाए सही समय पर। थीम है थायराइड डिसीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थायराइड रोग और एआई। थायराइड के बढ़ते मामलों और उनके बारे में जागरूकता कमी को दूर करना, ये इसका उद्देश्य है। 2008 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन के द्वारा। क्लियर? ये प्रमुख दिवस हैं अभी तक के आए हुए। आज हम लोग रिवीजन कर लेंगे फटाफट से। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई को विश्व हास्य दिवस। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया गया, और 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया इस बार, क्योंकि ये मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 12 से 18 मई यूएन का वैश्विक सड़क सुरक्षा दिवस। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, और 16 मई को ही सिक्किम का राज्य स्थापना दिवस। 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस। 17 मई विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। 18 मई है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंपॉर्टेंट है। 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस। 21 मई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, और 25 मई को थायराइड दिवस मनाया गया। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग, इसकी 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। ये बैठक कहाँ हुई? ये बैठक आपको अक्सर देखने को मिलेगी नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है। नीति आयोग क्या है? योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग को स्थापित किया गया था। पहले पंचवर्षीय योजनाएं चला करती थी, मतलब 5-5 वर्षों तक हम लोग किस प्रकार से ग्रो करने वाले हैं, उसके लिए एक योजनाओं का मॉडल तैयार किया जाता था सरकारों के द्वारा, कि अगले 5 वर्षों का विजन क्या होगा, किस प्रकार से हम लोग की प्रिपरेशन होगी, किस किस सेक्टर में क्या क्या करने वाले हैं हम लोग। तो ये योजना आयोग का काम होता था। योजना आयोग पूरा नीतियां तैयार करती थी सभी राज्यों के लिए। 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ कि ये योजना आयोग को खत्म कर दिया गया।
इसकी जगह पर एक नई बॉडी स्थापित की गई, दैट इज नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये विजन तैयार किया गया कि अब हम लोग सिर्फ 5-5 वर्षों का टारगेट नहीं बनाएंगे, हम लोग एक लॉन्ग टर्म विजन पर काम करेंगे, कोशिश करेंगे 2047 तक हम लोग विकसित भारत बनने की। और इसके लिए नीति आयोग की स्थापना की गई और फिर नीति आयोग एक अस्थायी बॉडी बन गई। ध्यान रखना, लेकिन दोनों ही बॉडीज ये वैधानिक बॉडी हैं, संवैधानिक नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। संविधान का किसी आर्टिकल में अगर किसी का उल्लेख मिलता है किसी बॉडी का, जैसे यूपीएससी हो गया, चुनाव आयोग हो गया, है ना, तो इन सब को संवैधानिक बॉडी कहेंगे, ठीक है, संवैधानिक संस्था कहेंगे। लेकिन नीति आयोग किसी अनुच्छेद में नहीं मिलेगा। खैर, ये नीति आयोग में जो 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, ये 24 मई को हुई, थीम के साथ विकसित भारत एट 2047, इसके लिए विकसित राज्य, इस थीम के साथ ये हुई है आयोजित। पश्चिम बंगाल और कर्नाटक को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया है। और नीति आयोग की बात मैंने आपको बता ही दी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग की तरह ही बाय डिफॉल्ट प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं वर्तमान में, सीईओ हैं वीबीआर सुब्रमण्यम। आप कमेंट करके मुझे बताइए नीति आयोग के पहले सीईओ और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पूछा जाता है क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर नाम। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में विंग्स इंडिया 2026 का उद्घाटन किया? विंग्स इंडिया 2026, तो इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने। आप ये आर्टिकल देख पाओगे, विंग्स इंडिया 2026 विल बी ए विजन स्टेटमेंट ऑफ इंडियाज एविएशन लीडरशिप, राम मोहन नायडू। तो ये कह रहे हैं, हैदराबाद का बेगमपेट हवाई अड्डे पर इन्होंने इसका किया उद्घाटन। 28 से 31 जनवरी तक चलेगा विंग्स इंडिया। तीसरा सबसे बड़ा ये घरेलू विमानन बाजार माना जाता है, तीसरा सबसे बड़ा समग्र हवाई यात्री बाजार ये जल्द ही बन जाने वाला है। एक और जरूरी बात देखिए, एनटीपीसी अब एग्जाम सर पर लगा है बिल्कुल। एनटीपीसी के लिए फ्री में जाकर के मॉक टेस्ट हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर दिया है, जाओ फ्री में आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दो। यहाँ पर लाखों स्टूडेंट देते हैं मॉक टेस्ट और आप समझो कि सबसे बेहतरीन कंटेंट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, फुल मॉक टेस्ट, ठीक है। 13 फ्री टेस्ट दिए गए हैं एनटीपीसी में, लाखों यूजर्स यहाँ पर अपना पास प्रो लेकर के तैयारी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट दे रहे हैं। अभी जो फ्री मॉक टेस्ट उनको जाकर के दीजिए, पसंद आए तो आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लीजिए। अगर आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल वगैरह भी चाहिए, टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स को भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये सब लेने के लिए आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो एमजेटी कूपन कोड यूज कर लेना, कभी भी जब भी लेना हो एमजेटी कूपन कोड यूज कीजिए, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा टेक्स्ट बुक के किसी भी पास प्रो मैक्स, टेक्स्ट बुक पास सब पर। 12+ लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, 800+ इंडिया के एग्जाम्स के सारे मॉक टेस्ट, मतलब लगभग आप देखोगे लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ एक टेक्स्ट बुक पास प्रो या पास प्रो मैक्स में आप सारे एग्जाम का मॉक टेस्ट प्राप्त कर पाओगे। तो आप जाइए अभी इसको परचेज कीजिए। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने 24 घंटे के भीतर सड़क निर्माण में 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए? तो साथियों मात्र 24 घंटों के अंदर अंदर 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया उत्तर प्रदेश के नाम सड़क के निर्माण से संबंधित। ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन कौन से बने हैं? तो इसमें पहला रिकॉर्ड बना है कि 10 किलोमीटर का लंबा क्रैश बैरियर बनाया गया है। क्रैश बैरियर क्या होता है? आप देखते होंगे कि रोड जो रहती है उसके बगल में थोड़ी दूर छोड़ करके कुछ ऐसा आप देखोगे कि एक बैरियर टाइप का बनाया गया रहता है ना, जिससे क्या होता है कि अगर मान लो गाड़ियां टकराएं या कुछ भी हो तो वो रोड से बाहर ना गिरे। क्योंकि कई बार क्या होता है, रोड थोड़ा ऊंचाई पर बनाया जाता है तो बगल में ढलान होता है, गड्ढे होते हैं, तो कई बार एक्सीडेंट में वहां पर गाड़ी गिर जाती है तो मृत्यु हो जाती है। इसीलिए अगर कुछ भी थोड़ा बड़ा इधर उधर हो तो ये क्रैश बैरियर उसको रोक करके रोड पर ही रखे रहे, तो इसीलिए क्रैश बैरियर बनाए जाते हैं रोड के किनारे किनारे, है ना। तो ये जो है 10 किलोमीटर लंबा क्रैश बैरियर 24 घंटे के अंदर बना दिया उत्तर प्रदेश ने। दूसरा क्या बना है रिकॉर्ड? 34.24 लेन किलोमीटर लंबी बिटुमिनस की यानी डामरी की कंक्रीट सड़क बिछाया गया। ये 24 घंटे के अंदर हुआ है, 34.24 लेन की, ठीक है। अब देखिए, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इन 3 रिकॉर्ड्स में एक साथ जगह मिल गई, तो एक साथ 2 विश्व रिकॉर्ड बनाया है। गंगा मोटरवे परियोजना पर ये रिकॉर्ड बनाया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज भी हैं। सुचारू रूप से बात करें तो अब तक लगभग 7 हैं, लेकिन टोटल अभी जो प्रस्तावित है, जो बन भी रहे हैं, टोटल 13 एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक एक्सप्रेसवे खूब चर्चे में रहा, कौन सा? गंगा एक्सप्रेसवे।
क्यों? क्योंकि शाहजहांपुर में इसका एक अभी टेस्टिंग किया गया था, जो अपने फाइटर जेट्स होते हैं उनकी इमरजेंसी लैंडिंग कराने का, वहाँ से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। तो एक्चुअली में हम लोगों ने क्या किया है कि एयर स्ट्रिप बना रखा है इंडिया वालों ने, तो जगह जगह एक्सप्रेस वेज पर, इससे इमरजेंसी दौरान अगर मान लीजिए कोई एयरबेस पर अटैक कर देता है तो हम लोग इमरजेंसी के दौरान ऐसे एक्सप्रेस वेज पर टेक ऑफ और लैंड करा सकते हैं फाइटर जेट्स को इमरजेंसी में। तो ऐसे एक परीक्षण किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी, ये भी ध्यान रखना, तो ये चर्चे में आया था। खैर, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, भारत का ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ये पूछा जाता है। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरे पर आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरे पर आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ बात हो रही है, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश ही है। लखनऊ राजधानी है, योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से सीएम है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। रामगढ़ ताल, सुरहाताल, गोविंद वल्लभ पंत सागर, मोती झील प्रमुख झीलें हैं। दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का इकलौता नेशनल पार्क है, जो कि आपको मिल जाएगा लखीमपुर खीरी में। भारत का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है। खैर, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी भी है। चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबी, थाली, पौता छौड़ा या यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। हर मामलों में ये सबसे ज्यादा सीटें रखता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पर है, और पॉपुलेशन के आधार पर हर चीजें डिसाइड होती हैं। सबसे ज्यादा 75 जिले यहाँ पर हैं। 403 विधानसभा में सीटें सबसे ज्यादा यहाँ पर हैं। 100 विधान परिषद में सीटें सबसे ज्यादा यहाँ पर हैं। 80 लोकसभा में सीटें सबसे ज्यादा यहाँ पर हैं, और 31 राज्यसभा में सीटें भी यहीं पर सबसे ज्यादा हैं, यहीं से हैं। अगला, निकोसोरडैन, इनको किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? निकोसोरडैन ये बन गए हैं साथियों रोमानिया के नए प्रेसिडेंट। रोमानिया एक यूरोपियन कंट्री है। आपको अगर याद हो तो जब 2022 में हम लोगों ने ऑपरेशन गंगा चलाया था, किस लिए? यूक्रेन जब युद्ध में आया हुआ था, मतलब रसिया ने उस पर अटैक किया था, तो यूक्रेन से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा के तहत हम लोगों ने यूक्रेन के आसपास देशों से जा करके डायलॉग किया था, जा करके बातचीत की थी कि भाई हमारे नागरिकों को वहां से निकालो, तो एक पैसेज प्रदान कर दो, एक पास प्रदान कर दो। तो उसमें से भी ये आपका पोलैंड, रोमानिया, इन सबसे जा करके मुलाकात की गई थी, यानी ये यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं। खैर, अगर हम लोग रोमानिया की बात करें तो इसके राष्ट्रपति अब निकोसोरडैन बन गए हैं 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए। यूरोपियन यूनियन के समर्थक रहे ही हैं, तो रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को निरंतर ये समर्थन देने के भी पक्ष में रहे हैं। अब आप देखो लोकेशन, जैसे ये है अपना प्यारा भारत, तो यहां से आप अगर आओगे यूरोप साइड में तो आपको यहां पर दिखेगा बड़ा सा रसिया, पूरा उधर नहीं दिख रहा है अभी पूरा, ये आपको दिख जाएगा यूक्रेन। ठीक है, मैंने आपको बताया ऑपरेशन गंगा के तहत हम लोगों ने मोल्दोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, ठीक है, पोलैंड, बेलारूस, बेलारूस तो नहीं, पोलैंड, इन सबसे बातचीत किया था कि हम लोग को एक पैसेज प्रदान कर दो। तो रोमानिया से भी और यहाँ से भी अपने ऑपरेशन गंगा के तहत अपने नागरिक आए थे। यही है देश रोमानिया, जिसकी यहाँ पर आज बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको सबको मिटा दो, ये रोमानिया है और इसी की हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है ना? चलिए, तो रोमानिया की करेंसी अगर बात करें तो इसकी करेंसी होती है रोमानियन लियू, और यहाँ की राजधानी बुचारेस्ट होती है, और यूरोप महाद्वीप में ये पड़ता है। अगला, नीरज चोपड़ा ने पोलैंड में आयोजित जानुज कुसोंकी मेमोरियल 2025 का एथलेटिक मीट में पुरुष भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा एक बार फिर से गोल्ड से चूक गए और इन्होंने जीता सिल्वर मेडल। किसमें? पोलैंड में आयोजित जानुज कुसोंचोस्की मेमोरियल 2025 एथलीट मीट में। ये भी एक प्रकार का इवेंट होता है भाला फेंक में, ये वर्ल्ड लेवल का। तो इसमें नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास 84.14 मीटर का था। अभी मैंने आपको दोहा डायमंड लीग के बारे में बताया था, जिसमें इन्होंने अपना पहली बार 90.23 का इन्होंने पूरा किया था। ठीक है ना, पहली बार ये 90 मीटर का अपना जो कह सकते हैं ना माइलस्टोन है वो अचीव किया था, और 90.23 मीटर के समथिंग में इन्होंने भाला फेंका था इतनी दूरी तक। लेकिन इस बार देखिए इनका, हालांकि इसमें दोहा डायमंड लीग में भी इन्होंने सिल्वर ही जीता था, इसमें इनका प्रयास 84.14 मीटर रहा। इसमें भी इन्होंने दूसरा ही स्थान हासिल किया है ओवरऑल। ठीक है, दूसरा स्थान। चलिए, तो पहले पर कौन था? जूलियन बेबर, और 86.16 मीटर की दूसरे के साथ ये पहले मीटर पर रहे। अगला,
आप यहाँ नीरज चोपड़ा के बारे में देख सकते हो। 2 बार ये ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं। टोक्यो में गोल्ड जीते थे, पेरिस में सिल्वर जीते थे। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1 गोल्ड 1 सिल्वर जीत चुके हैं। डायमंड लीग में 1 गोल्ड और 3 सिल्वर जीत चुके हैं। अभी दोहा डायमंड लीग वाला भी इसमें अपडेट हो जाएगा 2025 का। कॉमनवेल्थ में 2018 में 1 गोल्ड जीते थे। एशियन गेम में 2018 2022 दोनों में गोल्ड जीते थे। अगला, हाल ही में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फिनाले का खिताब किसने जीता? 2025 का मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फिनाले, इसको जीत लिया है साथियों मोनिका कैजिया ने। मोनिका कैजिया जो हैं ये इंडोनेशिया की हैं और ये अभी मिस वर्ल्ड के टैलेंट का फाइनल जीती हुई हैं। अब देखो टैलेंट फिनाले जो है ये अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये पहुंची हुई हैं टॉप 10 में और आगे अब मिस वर्ल्ड की राह इनकी हो जाएगी आसान। ठीक है, मतलब अभी मिस वर्ल्ड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ये बात ध्यान रखना। इस बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हैदराबाद में हो रही, मैं आपको कई बार बता चुका हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाएगा आपसे। तो हैदराबाद में इस बार मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता हो रही है। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। धीरे धीरे आते आते अब टॉप 10 तक आ गई है स्थिति। अब इसके बाद फिर आगे आपको 1-2 दिनों में देखने को मिल जाएगा कि नया मिस वर्ल्ड विजेता कौन है। तो पियानो कौशल दिखाते हुए इन्होंने योर गोल्डन आवर नाम का एक मौलिक प्रस्तुति दिया। विजेता इसमें रही इंडोनेशिया की मोनिका केजिया सेम्बरिंग और फर्स्ट रनर अप रही कैमरून और सेकंड रनर अप रही इटली की चियारा एस्पोसिटो। कैमरून की इसी प्रिंसेस ये सेकंड पर रही, फर्स्ट रनर अप मैन की सेकंड स्थान। ठीक है, तो अभी ये 2025 का टैलेंट फिनाले जीती हुई हैं। ध्यान रखना, ये जीती तो है, एक इवेंट होता है, छोटा सा सब इवेंट होता है। अब इसके बाद फिर ये मिस वर्ल्ड के लिए आगे बढ़ेंगी। अगला, मई 2025 में बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति का पदभार किसने ग्रहण किया? नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति ये बन गए हैं साथियों सचिन चतुर्वेदी। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ये एक काफी बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं। इनको बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया है। वाइस चांसलर, कुलपति मतलब होता है वाइस चांसलर। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, उसको चांसलर बोल देते हैं। चांसलर मत बोलना, वाइस चांसलर बोलना। तो चांसलर का मतलब क्या हुआ? चांसलर का मतलब कुलाधिपति, और किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय की भारत में कुलाधिपति भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर पूछ लिया जाए यहीं पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, बताओ नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन है, तो आप क्या बताओगे कि कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। लेकिन अगर पूछे कुलपति कौन है तो आप बताओगे कि अभी ये सचिन चतुर्वेदी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है ना, तो वाइस चांसलर पूछेगा तो ये सचिन चतुर्वेदी, चांसलर पूछ लेगा तो राष्ट्रपति का नाम हमेशा बताना। ठीक है, चलिए, तो बिहार के राजगीर जिले में है नालंदा यूनिवर्सिटी। आप जानते हो बहुत ही प्राचीन यूनिवर्सिटी है। ये गुप्त काल के दौरान बनाया गया था। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के द्वारा ये बनाया गया था 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में। 427 ईस्वी बताया जाता है। अभी 2024 में पिछले साल पीएम मोदी ने इसके एक नए कैंपस का उद्घाटन किया था, और क्योंकि पुराना वाला तो तोड़वा दिया गया था और इस वजह से अब ये नया बनाया गया। खैर 2016 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल किया गया है। अगला, कहां पर भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो भारत का सबसे बड़ा टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट, इसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया, उत्तर प्रदेश में। टाइटेनियम एक खुद सुपर एलॉय है, सुपर कंडक्टर कह सकते हैं। सुपर कंडक्टर क्या होता है कि जिसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है, जिसकी रेजिस्टिविटी जीरो होती है। टाइटेनियम आप अक्सर सुनते हो ना, टाइटेनियम यूज किया गया है, अब आज के टर्म में आईफोन वगैरह में भी बहुत बार सुनने को मिलता है। टाइटेनियम की खास बात यह है कि इसकी रेजिस्टिविटी लगभग जीरो होती है और कंडक्टिविटी इन्फिनिटी के आसपास में होती है, तो इसलिए इसे सुपर एलॉय बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी एक सुपर एलॉय है टाइटेनियम, और भारत का सबसे बड़ा सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट और टाइटेनियम प्लांट ये लखनऊ में खुल रहा है, उत्तर प्रदेश में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी दोनों ने इसका उद्घाटन किया है। कुछ दिन पहले इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल के जो उद्घाटन परिसर था, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण केंद्र, उसका उद्घाटन किया था, वो भी लखनऊ में ही बन रहा है। ये भी 50 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। वार्षिक उत्पादन क्षमता 6000 टन होने वाली है। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर बनाया जाएगा। अगला, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के संस्थापक रहे महानिदेशक सरोज घोष, इनका निधन हो गया है। ये कहां पर निधन हुआ इनका? इनका निधन हुआ है अमेरिका के सिएटल में।
ये राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के संस्थापक महानिदेशक थे। कई वर्षों तक ये रहे, 1979 से 1997 तक ये अध्यक्ष रहे, महानिदेशक रहे। विज्ञान संग्रहालयों का व्यापक नेटवर्क बनाने का भी श्रेय इनको दिया जाता है भारत में। तो ये राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के संस्थापक महानिदेशक हैं। ठीक है, विज्ञान संग्रहालय आंदोलन के अग्रणी थे। तो वाशिंगटन विश्व, अच्छा, इन्होंने एक चीज और किया है कि अपने मृत्यु के बाद इन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इनका शरीर जो है ये वैज्ञानिक रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए वाशिंगटन यूनिवर्सिटी को दे दिया जाए। ठीक है, ये बहुत कम ही लोग करते हैं, लेकिन इन्होंने किया था। ये प्रमुख और निधन है, आर्बिचुरीज हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं बढ़ता हूँ आगे क्योंकि आज क्वेश्चन ज्यादा है। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025, इसमें पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? पहला खेलो इंडिया बीच गेम मैं आपको बताया था कि कहां पर हो रहा है, दमन दीव और दादरा नागर हवेली में। तो दमन दीव दादरा नागर हवेली में तो आयोजित हुआ, लेकिन अब जब ये फाइनल हो गया है तो मिडिल टेबल में टॉप पर कौन रहा है? टॉप पर रहा है साथियों मणिपुर। जी हाँ, हर बार महाराष्ट्र रहता था, लेकिन इस बार मणिपुर ने महाराष्ट्र को कर दिया है पीछे खेलो इंडिया के बीच गेम्स में। यहाँ पर देखिए, मणिपुर ने टोटल 14 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड हैं इसके, 6 सिल्वर हैं, 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और महाराष्ट्र के भी देखिए टोटल 20 पदक हैं, पदक में भी ज्यादा है महाराष्ट्र, 5 गोल्ड हैं, गोल्ड में भी समान है, लेकिन सिल्वर में एक कम पड़ गया, इसलिए पीछे हो गया, और कांस्य में भी ज्यादा ही है महाराष्ट्र। मैंने आपको बताया ना प्रायोरिटी लेवल क्या होगा मिडिल टेबल में। मिडिल टेबल में देखा जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कौन कितना ज्यादा मेडल जीता, ये देखा जाएगा कि कौन कितना गोल्ड ज्यादा जीता है। अगर मान लीजिए गोल्ड सेम हो जाता है, तब देखा जाएगा कौन कितना ज्यादा सिल्वर जीता है। तो अगर मान लीजिए सिल्वर भी ज्यादा जीता होगा जो, तो वो ज्यादा टॉप पर रहेगा। अगर मान लीजिए सिल्वर भी सेम आ गया, तब फिर बाय डिफॉल्ट कांस्य पदक से निर्धारित होगा, कांस्य पदक कौन जीता है ज्यादा, तो वो मिडिल टेबल में प्रायोरिटी उसके ऊपर रहेगी। अगर तीनों सेम हो जाएगा तो तीनों सेम पर ही रहेगा। ठीक है, तो खैर मणिपुर, नागालैंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर ये 5-5 स्वर्ण पदकों के साथ बराबरी पर रहे थे, लेकिन मणिपुर का क्योंकि सिल्वर ज्यादा था इसलिए ये टॉप पर रहा। ये 19 से 25 मई तक दादरा नागर हवेली दमन दीव में आयोजित किया गया, पहला संस्करण था इसलिए हो जाता है ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका शुभंकर परल था। अगला, हाल ही में 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पाम डियोर का पुरस्कार किसने जीता? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाम डियोर का खिताब ये पूछा जाता है, कांस फिल्म फेस्टिवल में ये दिया जाता है। तो कांस फिल्म फेस्टिवल में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो होता है पाम डियोर। फ्रांस में होता है कांस, ये याद रखना। जैसे ब्रिटिश में बाफ्टा पुरस्कार होता है फिल्म समारोह, ऐसे ही अमेरिका में अकेडमी जिसे ऑस्कर कहते हैं वो होता है। भारत में बहुत सारे हैं, आप जानते हो, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसके अलावा इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसके अलावा फिल्म फेयर होता है, बहुत सारे होते हैं इंडिया में। ऐसे ही फ्रांस में होता है कांस फिल्म फेस्टिवल, तो उसमें दिया जाता है पाम डियोर। इस बार का पाम डियोर जो पुरस्कार पाए हैं वो पाए हैं जाफर पनाही। जाफर पनाही जो हैं ये ईरान के हैं, ईरान के फिल्म मेकर हैं, और इनको मिला है 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डियोर पुरस्कार। किसके लिए? इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, इस फिल्म के लिए इनको मिला है, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए। ठीक है, अगला, मलेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में किदम्बी श्रीकांत ने किसके खिलाफ हार गए? किदम्बी श्रीकांत फाइनल में हारे हैं, तो इसका मतलब कौन सा मेडल जीते हैं भाई? सिल्वर मेडल जीते हैं। ठीक है ना, ये सिल्वर मेडल जीते हुए हैं, और मलेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल में उप विजेता रहे हैं। किससे हारे हैं ये ली सिफेंग से हारे हैं, ली सिफेंग से हारे हुए हैं। आप देख सकते हो, ये ली सिफेंग से फाइनल में हारे हैं। और कैलेंडर वर्ष 2025 में भारत का कोई भी बैडमिंटन खिलाड़ी अभी तक फाइनल भी नहीं पहुंच पाया था, ये पहले हैं जो फाइनल तक पहुंचे, और लेकिन फाइनल जाकर के हार गए, यानी उप विजेता रहे। खैर, पुरुष एकल तो ली सिफेंग ने जीता, चीन के हैं। महिला एकल जीता वांग जी यी ने, जो कि भी चीन की ही है। बाकी आपको नहीं ध्यान रखना है। आयोजन कहाँ किया गया? मलेशिया में, क्योंकि मलेशिया मास्टर्स है, मलेशिया में ही होगा। अगला, भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान किसे चुना गया? आपने देखा पिछले दिनों में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है ना। तो रोको ने जब इस्तीफा दे दिया तो फिर ये हुआ कि भाई अब किसको कप्तान बनाया जाए, क्योंकि रोहित शर्मा कप्तान थे। तो शुभमन गिल को नया कप्तान चुना गया है। शुभमन गिल अब भारतीय टेस्ट टीम के, नेशनल टीम के ये कप्तान होने वाले हैं। उप कप्तान के लिए ऋषभ पंत को चुना गया है। अभी इंग्लैंड में सीरीज होने वाली है, इंग्लैंड से 20 जून से ही, और इससे पहले अभी दो खिलाड़ी ने, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने संन्यास ले लिया था टेस्ट क्रिकेट से। T20 से वो दोनों पहले ही ले चुके थे। ठीक है, अगला,
हाल ही में आयोजित जिनेवा ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? जिनेवा ओपन 2025 इसको जीत लिया है साथियों नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच आप सब जानते हो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और इनके नाम ही सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है। 24 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है और सबसे ज्यादा मैच खेलने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम में मैच खेलने का मतलब जो होता है ना कि पहले तो जीतना होता है और एक होता है मैच खेलना, सबसे ज्यादा खेलने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। और 100वां एटीपी अभी सिंगल्स का भी खिताब इन्होंने जीत लिया। 100वां एटीपी सिंगल्स जीते हैं खिताब में, सोचो इतने तो खिताब जीत चुके हैं। तो नोवाक जोकोविच जिनेवा ओपन को भी जीत लिए हैं। इन्होंने पोलैंड के ट्यूबर हरकाज को हराया हुआ है। पुरुष एकल का 100वां खिताब था इनका। जिमी कॉर्नर्स 109 खिताब के साथ टॉप पर हैं अभी तक। रोजर फेडरर 103 खिताब के साथ दूसरे पर हैं और ये मात्र तीसरे व्यक्ति बने हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा एटीपी टूर्नामेंट्स जीते हैं। ये दोनों खिलाड़ी रिटायर हो गए हैं लेकिन अभी ये खेल रहे हैं। खैर 22वां ये हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजन। तो ये थे साथियों टॉप 15 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको पसंद आई होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अब लास्ट डे का आंसर देख लेते हैं जो हम लोगों ने पूछा था आपसे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अनुवादक दीपा भास्ती थी और बानो मुस्ताक ने इसका अभी जीता हुआ है इस बार का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। एशियाई उत्पादकता संगठन की शासी निकाय बैठक का 67वां सत्र कहाँ हुआ? तो इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई और कब की गई ये भी बताइएगा। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट कहाँ आयोजित किया गया? ये दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा डिटेल से जरूर आंसर करना। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। राफेल की 3.0 की ई बुक आ गई है, इस ई बुक को आप जाकर एमजेटी ऐप से ले सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।